कोई भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि ये साइंस है या आर्ट है। अब इकोनॉमिक्स ही आप लोग को पता है कि दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। इसी तरीके से जो पब्लिक रेवेन्यू है यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, वो भी दोनों साइंस और आर्ट दोनों है। तो अब अभी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये साइंस है या आर्ट है या दोनों। तो पहले हम आते हैं कि पब्लिक फाइनेंस साइंस। साइंस है मतलब साइंस क्या होती है, जो कि स्टडी करती है फैक्ट्स को, तथ्यों को, और तथ्यों के बीच संबंधों को स्टडी करती है। और ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है साइंस में जो हम करते हैं। तो इसी तरीके से पब्लिक फाइनेंस में भी एक साइंटिफिक स्टडी होती है, तथ्यों के आधार पर ये स्टडी की जाती है। सार्वजनिक वित्त, सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन होता है इसमें, तो इसलिए इसको हम साइंस मानते हैं। अब क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, व्यवस्थित अध्ययन होता है और साइंटिफिक स्टडी भी होती है इसमें, तो इसलिए हम इसको साइंस मानते हैं। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक वित्त, सरकारी राजस्व, सार्वजनिक वित्त, सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित तत्वों और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी है। तो सिस्टमैटिक स्टडी होने की वजह से हम इसको साइंस मानते हैं। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। हम इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, कि रेवेन्यू कहाँ से आनी है, कितनी रेवेन्यू आनी है, कितना एक्सपेंडिचर होना है। और एक्सपेंडिचर भी जब किया जाता है तो फ्यूचर की नीड्स को या भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर के लिए प्रोबेबिलिटी या फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस भी किए जाते हैं, जो कि साइंटिफिक टूल हम मानते हैं, स्टैटिस्टिक्स का साइंटिफिक टूल होता है। तो इसलिए हम इसको साइंस भी मानते हैं। फिर है सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत अनुभवजन्य होते हैं, यानी कि ये एक व्यक्ति के अनुभव पर बेस्ड होते हैं या सरकार के अनुभव पर बेस्ड होते हैं, तो ये अनुभव पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इसको साइंस माना। इसके बाद हम आते हैं कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, साइंस दो प्रकार की होती है। आप भी ये भी पहले कर चुके हो, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, सकारात्मक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अब इसमें लोक वित्त इसमें से क्या है, सकारात्मक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या दोनों। तो पॉजिटिव साइंस यानी कि सकारात्मक विज्ञान होता है। सकारात्मक विज्ञान हमें ये बताता है कि फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है। और पब्लिक फाइनेंस में हम ये स्टडी करते हैं कि क्या क्या तथ्य है, सरकार की आय कितनी होगी, सरकार को व्यय कहाँ कहाँ करना है, सरकार को क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे स्थिरता लानी है, ये सब फैक्ट्स होते हैं। तो इन सब फैक्ट्स को स्टडी करती है पब्लिक फाइनेंस, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइंस मानते हैं। दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस या आदर्श विज्ञान। नॉर्मेटिव साइंस हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए। एक तो ये चीज होगी कि क्या है, फैक्ट्स एज इट इज, और दूसरी चीज होती है क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू जजमेंट हो जाता है कि यहाँ पर सरकार को एक निर्णय लेना होता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें सरकार ये मानती है या कोई भी व्यक्ति भी ये मानता है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जाना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। तो इसको दूर करने के उपाय जो सरकार करेगी वो किसके द्वारा करेगी, फाइनेंस के द्वारा करेगी, पब्लिक फाइनेंस के द्वारा करेगी। तो क्या होना चाहिए ये भी सरकार निर्णय लेती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन से कर लगाए जाएं, क्या होना चाहिए, इसमें आ जाता है कि कौन से कर लगाए जाने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाने चाहिए। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है जैसे इंडिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में डायरेक्ट टैक्सेस संभव नहीं हो पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस ही होंगे खाली और उनको सभी पर लगाया जाएगा तो वो कर देने योग्य नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से सरकार को कई बार प्रत्यक्ष कर भी लगाने पड़ते हैं और अप्रत्यक्ष कर भी लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर में भी सरकार को ये देखना पड़ता है कि आवश्यक वस्तुओं पर बहुत ज्यादा कर ना लगाए जाए, क्योंकि वो सभी व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग उसके इस्तेमाल से वंचित हो जाएंगे यदि कर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि करों से आपको मालूम है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कौन से कर लगाए जाने चाहिए, किन वस्तुओं पर अधिक या किन मदों पर सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। अब
ये वैल्यू जजमेंट हो जाते हैं सारे कि कहाँ कहाँ पर सरकार को व्यय करना है, सार्वजनिक व्यय करना है, तो इसलिए इसको आदर्श विज्ञान माना गया है। तो ये इस तरीके से दोनों ही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक साइंस भी है, सकारात्मक विज्ञान भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है, यानी कि आदर्श विज्ञान भी है, क्योंकि ये भी बताता है कि क्या फैक्ट्स हैं, राष्ट्रीय आय कितनी है, सरकार को रेवेन्यू कितना हो रहा है, तो ये फैक्ट्स भी बताता है। और साथ साथ क्या करना चाहिए सरकार को, क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ व्यय करना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से कर लगाने चाहिए, ये सब भी सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए ये सकारात्मक और आदर्श विज्ञान दोनों ही है। तो ये साइंस है और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। अब इसके बाद हम आते हैं आर्ट। क्या ये आर्ट है? पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या आर्ट है? तो यहाँ पर केन्स ने ये कहा था कि कला निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ये हमारी जो नॉलेज होती है उसका उपयोग करती है। अब फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये महत्वपूर्ण साधन होती है सरकार का। फिस्कल पॉलिसी आपको मालूम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू की। तो इससे पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने का उद्देश्य या आर्थिक समानता या आर्थिक विकास, ये सब चीजें, इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। तो आर्थिक समानता करों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील दर पर लगाया जाता है। तो जब भी सरकार को आर्थिक समानता लानी पड़ती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करना होता है, तो वो प्रगतिशील दर पर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपनाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, करों की दर भी बढ़ती जाती है, यानी कि रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। इसके द्वारा सरकार क्या करती है कि जिनकी अधिक आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा कर देने में सक्षम होते हैं, जिनकी आय ज्यादा होती है वो ज्यादा कर दे, और जिनकी आय कम होती है वो कम। तो इस तरीके से आर्ट जो है, ये फिस्कल पॉलिसी जो है, ये एक आर्ट का भी काम करती है, इसलिए हम इसको कला में भी मानते हैं। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये दोनों ही है, कला भी है, क्योंकि ये एक कला होती है कि किस प्रकार से आय के वितरण में असमानता को दूर किया जाए, किस तरीके से बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो ये सब चीजें एक कला का के माध्यम से होती हैं। इसलिए हम सार्वजनिक वित्त को दोनों ही मानते हैं, आर्ट भी मानते हैं यानी कि कला भी मानते हैं और साइंस भी। अब हम आते हैं सार्वजनिक वित्त का विषय क्या क्या स्टडी करते हैं हम सार्वजनिक वित्त में, यानी कि पब्लिक फाइनेंस में। सार्वजनिक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस के 5 मेन हेडिंग्स होते हैं, यानी कि 5 मदों के अंतर्गत इसका पब्लिक वित्त आता है। इसमें पहला है सार्वजनिक राजस्व यानी कि पब्लिक रेवेन्यू, यानी सरकार की आय कहाँ से होती है। पब्लिक रेवेन्यू में वो सारे स्रोत स्टडी किए जाते हैं जहाँ से सरकार की आय होती है और किस प्रकार से वो इन स्रोतों का इस्तेमाल करती है, यानी कहाँ कहाँ से आय किस प्रकार से सरकार को लेनी है, ये सब चीजें पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। अब दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू, इसमें कराधान के सिद्धांत आ जाते हैं और इसकी समस्याओं पर केंद्रित होता है, कैसे टैक्सेशन किया जाए और इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस दर पर कर लगाया जाए, किन किन चीजों पर कितना कितना कर लगाया जाए और इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। इसमें सरकार के द्वारा फंड जुटाने के यानी कि अपनी आय जुटाने के तरीके शामिल होते हैं। कर, शुल्क और मूल्यांकन आदि से सार्वजनिक जितने भी तरीके होते हैं जिनसे सरकार को आय की प्राप्ति होती है, केवल करों से ही नहीं होती है, उसके अलावा भी होती है, शुल्क भी लेती है सर, फीस भी लेती है सरकार, फाइन्स भी लेती है सरकार, सरकार के अपने उपक्रम होते हैं जिनसे कि सरकार की आय होती है। तो ये सभी स्रोत होते हैं सरकार की आय का, जिन्हें कि हम पब्लिक रेवेन्यू में स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय, यानी सरकार को जो आय की प्राप्ति हुई है वो उस धन का व्यय किस प्रकार से किन किन मदों के अंतर्गत करती है। अब आपको मालूम है जब पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, सरकार जब व्यय करती है तो वो अलग अलग चीजों पर व्यय करती है और अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यय करती है। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आय की विषमता
को दूर करने के लिए। तो इन सब उद्देश्यों के लिए कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए या सार्वजनिक व्यय किया जाए, ये सरकार को देखना है। तो अब आपको मालूम है पब्लिक एक्सपेंडिचर उन चीजों पर ज्यादा किया जाता है जो कि सामान्य जनता की आवश्यकताओं के लिए होती है। इसके बाद तीसरा है सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट। पब्लिक डेट कब लिया जाता है? पब्लिक डेट तब लिया जाता है जब सरकार की आय सरकार के व्यय से कम। खास करके विकासशील देशों में आपने देखा होगा कि सरकार की आय के स्रोत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर कर देने की क्षमता लोगों में कम होती है। विकसित देशों में ज्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन विकासशील देशों में यहाँ समस्या आती है कि विकास भी करना होता है सरकार को, बेरोजगारी भी दूर करनी होती है और आर्थिक स्थिरता को भी लाना होता है। साथ ही साथ सरकार की उतनी ज्यादा आय नहीं। तो इस आय के लिए जब सरकार की आय कम होती है परंतु सरकार को व्यय तो विकास के लिए करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है यानी कि पब्लिक डेट। पब्लिक डेट होता है जो ऋण सरकार ले अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो ये भी एक पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है, पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक डेट। जब भी सरकार को विकास करना होता है उसके लिए ऋण लेती है। आय और व्यय में जब सरकार के डिफरेंसेस आ जाते हैं यानी कि सरकार की आय कम होती है व्यय से, तो उसको पब्लिक ऋण या पब्लिक डेट लेना। इसके बाद है वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजकोषीय नीति। अब इसमें राजकोषीय नीति जो सरकार अपनाती है, अब ये नीति सरकार विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स को या विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके की फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नीति अपनाती है। जब सरकार को मंदी दूर करनी होती है तो ऐसी दशा में सरकार क्या करती है, व्यय बढ़ा देती है अपना, और पब्लिक रेवेन्यू जो है यानी कि कर जो है वो कम कर देती है। रेवेन्यू तो कम करने की संभावना नहीं होती है, कर कम कर देती है, अपने व्यय को बढ़ा देती है। जब इन्फ्लेशन होता है या मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है, तो ऐसी दशा में सरकार क्या करेगी कि अपने व्ययों को कम कर देगी, यानी कि ऐसी नीति अपनाएगी जिससे कि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति जो है वो कम। इसके बाद है आर्थिक स्थिरीकरण या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये भी एक होता है सरकार का आर्थिक स्थिरीकरण या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के उद्देश्य होता है एक तरीके का सरकार का अपने रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को करना। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सरकार जो है वो स्थिरता लाने की कोशिश करती है अपने आय और व्यय के द्वारा एक मंदी और तेजी को दूर करने के लिए। जब भी एक अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो वो इस प्रकार का बजट बनाती है कि मंदी दूर हो सके। वो अपने आयों को कम कर देती है, यानी कि टैक्स के द्वारा अपनी जो आय होती है उसको कम कर देती है और अपने व्ययों को बढ़ा देती है और विकास के लिए व्यय करती है ताकि मंदी को दूर किया जाए। जब तेजी होती है तो क्रय शक्ति को कम करने की कोशिश करती है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद में पब्लिक फाइनेंस इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सार्वजनिक वित्त का उपयोग अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा महत्व हो जाता है सार्वजनिक वित्त का, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास दोहरी समस्या हो जाती है। पहली समस्या तो ये होती है सरकार की कि सरकार की आय कम होती है, और दूसरी समस्या ये होती है कि सरकार को व्यय ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है विकास के लिए ताकि देश के अंदर विकास हो सके। तो इसलिए सरकार को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है, आय कम है और व्यय ज्यादा करना पड़ता है। अगर व्यय नहीं होगा तो एक अर्थव्यवस्था में विकास नहीं। तो इसलिए इन देशों में सार्वजनिक वित्त का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ पर विकास। सार्वजनिक वित्त का उपयोग आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करने या अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव की प्रकृतियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्थिरता को लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक वित्त का उपयोग किया। दूसरा है संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ
जो किसी भी देश में संसाधन होते हैं उसका इष्टतम उपयोग करना या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके विकासशील देशों में, जहाँ पर कि कभी कभी संसाधनों की कमी पाई जाती है। सभी देशों में संसाधनों की कमी नहीं होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा संसाधनों की कमी नहीं है, कुछ ही चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ती है संसाधनों से, बाकी हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पास की संसाधनों की कमी होती है। दुर्लभ संसाधन और सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए समस्या आती है, जिसका उपयोग किया जाता है सार्वजनिक व्यय के द्वारा। तो यहाँ पर एक तरीके से सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज का सार्वजनिक व्यय के द्वारा। फिर तीसरा है बचत के लिए प्रोत्साहन। अब सरकार अपने पब्लिक रेवेन्यू के द्वारा बचत को प्रोत्साहन देती है। कैसे प्रोत्साहन देती है बता सकती हो? बचत को प्रोत्साहन सरकार कैसे देती है? एक्सपेंडिचर कम करके, थोड़े हाँ, एक्सपेंडिचर कम करके। नहीं, एक्सपेंडिचर कम करके बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर अगर अपना सरकार कम कर देगी तो उससे बचतें नहीं बढ़ेगी। बचत को प्रोत्साहन देना मतलब बचतों को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार टैक्स कंसेशन देती है। आपने देखा होगा कि जो इनकम टैक्स है उसमें टैक्स में रिबेट दी जाती है अगर आपने सेविंग की है तो यहाँ पर सरकार बचतों को प्रोत्साहन करने के लिए टैक्स में रिबेट देती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करें। और कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजों पर टैक्स ज्यादा लगा देती है जहां पर की विलासिता की चीजें होती है ताकि लोग एक्सपेंडिचर कम करें, जिससे कि बचत को प्रोत्साहन मिले। तो बेसिकली सरकार ये करती है कि सेविंग्स पर छूट देती है जिससे कि लोग सेविंग्स के लिए या बचत के लिए प्रोत्साहन। फिर है आय में वृद्धि। पूंजी निर्माण से एक सरकार की आय में वृद्धि होती है और देश की आय में वृद्धि होती है, जिससे कि सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ जाता है अंडर डेवलपिंग में, क्योंकि अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको मालूम है कि बचतें कम होती हैं, पूंजी निर्माण जो है वो उसकी दर कम होती है। तो बचतों को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण की दर को वृद्धि करके आय में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए सरकार का पब्लिक फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विकासशील देशों। इसके बाद है आर्थिक विषमताओं में कमी, यानी कि आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती है देश के अंदर उसमें कमी ना। आपको मालूम है ज्यादातर अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज में आर्थिक विषमता पाई जाती है, यानी कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। तो दोनों के बीच में आर्थिक विषमता पाई जाती है। तो इस विषमता को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार जो है वो पब्लिक फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग करती है। कैसे करती है ये? अपने आय और व्यय के द्वारा। सरकार अपनी आय जो है वो उन लोगों से ज्यादा इकट्ठी करती है जिनकी आय ज्यादा होती है, अधिक आय वर्ग वाले व्यक्तियों से ज्यादा कर लेकर। आपको मालूम है कि टैक्स की दर हमारे यहाँ भी जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे करों की दर बढ़ती चली जाती है। तो इसके द्वारा जो है जिसकी अधिक आय वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा कर दे, और इसका एक्सपेंडिचर या व्यय सरकार किन पर करती है? गरीबों के लिए उपयोग में आने वाली चीज, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, और तो इन सब चीजों पर सरकार व्यय करती है ताकि समाज के सभी लोगों को लाभ मिल सके और जो आय की विषमता है वो कम की जा सके। फिर है बेरोजगारी की समस्या। अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी सरकार सार्वजनिक वित्त का उपयोग करती है। अब बेरोजगारी की समस्या जो है उसको दूर करने के लिए सरकार कैसे करेगी? सरकार यहाँ पर गरीबों को प्रोत्साहन देती है, उनको अपना स्वयं का कार्य करने के लिए सब्सिडीज वगैरह देती है, एक्सपेंडिचर उन चीजों पर करती है जो जिससे कि गरीबों को लाभ मिल सके। एजुकेशन भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार सब्सिडीज देती है, जो लोग अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सब्सिडीज देती है। इसके अलावा गरीबों के लिए एक्सपेंडिचर अलग से करती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। और दूसरा चीज जो है वो सरकार करती है, ऐसे उपक्रमों में निवेश करती है जहाँ पर कि लोगों को रोजगार मिल सके। मनरेगा वगैरह की पॉलिसीज जो होती हैं उससे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाती है।
फिर है पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। अब बचतों को प्रोत्साहित करके सरकार पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने की कोशिश करती है। एक तो डायरेक्टली ये तरीका हो गया कि बचतों को प्रोत्साहित किया, बचतें ज्यादा होंगी तो निवेश बढ़ सकता है और निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण की गति में तेजी आएगी। दूसरी चीज जो सरकार कर सकती है वो है कि पूंजी निर्माण यानी कि निवेशकों को प्रोत्साहन देना। जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पॉलिसीज बनती हैं जो सरकार की एमएसएमई वगैरह की जो छूट दी जाती है, स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए छूट दी जाती है, करों में छूट दी जाती है, कुछ समय तक टैक्स हॉलीडे दिया जाता है उसको। तो इन सब चीजों के द्वारा सरकार पूंजी निर्माण की गति को तेज करने की कोशिश करती है, जिसके कारण ही सार्वजनिक वित्त का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है नियोजित आर्थिक विकास यानी कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकासशील देशों में प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है ताकि हर क्षेत्र का विकास हो सके, और ये विकास जो है वो सरकार के द्वारा किए गए व्यय से ही किया जा सकता है, क्योंकि जो निजी उत्पादक होते हैं वो केवल ऐसी जगह पर ही एक्सपेंडिचर करेंगे, ऐसी जगह पर ही निवेश करेंगे जहां पर कि उनको लाभ होता है। पर सरकार, आपने देखा होगा, या जहाँ पर उनको सुविधाएं मिलती हैं वहां पर वो इंडस्ट्री सेटअप, लेकिन सरकार, आपने देखा होगा कि पिछड़े हुए इलाकों में भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उन क्षेत्रों का भी विकास। तो ये थे महत्व सार्वजनिक वित्त के।